हमारे साथ देश के संसदीय कार्य मंत्री हैं और देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। एक तो हरियाणा में आप लोगों ने क्या ही कर दिया, और आप लोग ईवीएम हैक कैसे करते हैं और कब करते हैं? कांग्रेस का जो एक मोटर मशीन की तरह एक बात को दोहराते रहते हैं, ये एक तरीके से फूट चुके हैं, लोग ऊब गए हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि हरियाणा में आपने 4 महीने में क्या किया, क्योंकि लोकसभा में आपकी सीटें 5 आई और अभी आपने तीसरी बार इतिहास रच दिया वहाँ पे सरकार बना के। ये कैसे हुआ? कांग्रेस को तो अब समझ में नहीं आएगा, और कुछ लोगों को समझ में आएगा तो भी वो समझना नहीं चाहेगा, लेकिन बाकी लोग भी स्टडी करने लगा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया है। राहुल गांधी आपको लग रहा है एज अ पॉलिटिशियन क्या मेच्योर हो रहे हैं? देखिए, मैं काफी सालों से राहुल गांधी को देख रहा हूँ, उसका स्तर गिरते जा रहा है। आप सोचिए, सिटिंग मिनिस्टर कहते थे कि राहुल गांधी जब चाहे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, रात को 12 बजे भी मनमोहन सिंह को इस्तीफा करा के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। असली सिटिंग पीएम का दिल में क्या गुजरता हो, अब तो वो गाली गलौज पे आ गया है। उसका कद कैसे ऊंचा हो सकता है? चर्चा होती है, संसद सत्र शुरू होता है, उसके पहले सर्वदलीय बैठक भी होती है, तो क्या उसमें ये लोग मानते हैं कि हाँ भाई हम चर्चा करेंगे, पीएम को बोलने देंगे, और बाद में पलट जाते हैं? तो वो पहले तो कहते हैं, बाद में जब हम उसके सीनियर लोगों को भी कहते हैं तो कहते हैं कि नहीं, राहुल जी को पूछना पड़ेगा। बाद में जाकर के जब कुछ हम तय करते हैं और राहुल गांधी आते हैं तो पूरा व्यवस्था गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो अपने लोगों को उसको तो समझते है नहीं। आप उनको बोलने नहीं देते, स्पीकर माइक बंद कर देते हैं, कैमरा आप लोग उनकी तरफ से घुमवा देते हैं। ये लोकतंत्र का एक, मैं कहता हूँ, ये बेइज्जती भी। मोदी जी का ब्रांड को एक चुनाव, 2 चुनाव और एक टर्म नहीं तोड़ सकते। मोदी जी के साथ काम करने का सबसे बड़ा अनुभव मेरा ये है कि तनाव का 1% भी प्रेशर आपके पास नहीं रहता। पीएम की जो छवि आप सामने से मिलकर महसूस करें और जो बाहर इकोसिस्टम ने बनाई है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, जमीन आसमान से बड़ा अगर कुछ चीज है तो मैं बता दूंगा, कोई तालमेल ही नहीं है। मणिपुर में घटना हुई, उसके वजह से ये जो इकोसिस्टम है, ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। 10,000 से भी ज्यादा मिलिटेंट्स पिछले 10 सालों में सरेंडर किया है। किसके समय में वो मिलिटेंट बने थे? सारा अरुणाचल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन यूएस में एक वेबसाइट है, उसमें इन्होंने प्लांट करके कि अरुणाचल के अंदर में चाइना आकर गांव बसाया। तो रिजर्वेशन के खिलाफ नेहरू थे, अब आज वो कह रहे हैं कि मोदी जी और हम लोग रिजर्वेशन के खिलाफ है। रिजर्वेशन के खिलाफ तो कांग्रेस थे। फिर ओबीसी का राजीव गांधी जी ने खुद पार्लियामेंट फ्लोर में कहा कि वो उसका विरोध करते हैं। पाप काम कांग्रेस ने किया है, वो हमारे ऊपर डालना चाहते हैं। नेहरू जी ने अतिरिक्त विभाग का तो छोड़ दीजिए, उसको किसी भी कैबिनेट कमेटी में नहीं रखा। बाबा साहब, आप सोचिए, वो संविधान की कॉपी राहुल गांधी आजकल लहराते हैं। उसको मालूम नहीं संविधान पकड़ते हैं राहुल गांधी जी, तो संविधान का अंदर में क्या लिखा है उसने कभी अध्ययन किया ही नहीं है। मोदी जी कलेजा काट के भी रख दे, लेकिन मुसलमान वोट नहीं करेगा, और उसका लेटेस्ट एग्जांपल जो है वो उनको लगता है कि कश्मीर है। जो मेजोरिटी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, वो पछताएगा। ऐसा बना देता है कि आप जुडिशरी पर कब्जा करना चाहते हैं। 3 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज को ओवरटेक करके जूनियर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया, वो कांग्रेस ही था। पटना हाई कोर्ट से 17 जज को एक साथ में पूरा ट्रांसफर कर दिया, कांग्रेस ने किया। सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है वाली बात कही जाती है। क्या ये दोनों लाइनें कनेक्ट होती हैं? नहीं, उसमें मैंने जो कहा था, ये इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। इकोसिस्टम का ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा सा ऊपर जाकर टॉप एंगल से देखने का प्रयास करते हैं, ताकि उसे वृहद तौर पर देख पाएं, समग्र तौर पर समझ पाएं। और आज का टॉप एंगल तो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम बहुत सारे ऐसे विषय भारतीय पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, भारत से जुड़े हुए, उसे टॉप एंगल से देखेंगे, जिसमें हरियाणा चुनाव में आखिर हुआ क्या, आने वाले महाराष्ट्र दिल्ली चुनाव में क्या होने वाला है, राहुल गांधी कहाँ गायब होने वाले हैं, ब्रांड मोदी क्या और बड़ा हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है, देश में क्या जुडिशरी में बदलाव की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिस पर आज बात होगी, और इसके लिए हमारे साथ देश के संसदीय कार्य मंत्री हैं और देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, और ये 2 अलग लोग नहीं हैं, एक ही व्यक्ति हैं, किरेन रिजिजू जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और नरेंद्र मोदी का आप पर विश्वास ज़्यादा है इसलिए 2-2 मंत्रालय दिए हैं, या आपके कंधे ज़्यादा मजबूत हैं जिम कर करके इसलिए 2-2 दे दिए हैं? ऐसे सुशांत जी, सबसे पहले तो आपको और आपके जो व्यूअर्स हैं सबका नमस्कार। आप बहुत ही ऐसे मुद्दों पे आप चर्चा करते हैं जो देखने वालों को, सुनने वालों को नया लगता है हर समय, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और बात करके।
देखिए, किसी भी जिम्मेदारी के पीछे दो कारण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्षमता और निष्ठा। जब नेतृत्व को आपके क्षमता और आपके निष्ठा पर भरोसा है, तो आपको कोई भी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। आज के समय में जैसे हमारे पार्लियामेंट में जो हंगामा और जो परिस्थिति बनते हैं, ऐसे में मुझे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री बनाना, ये अपने आप में दिखाता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी दिया है। और अल्पसंख्यक मंत्रालय ऐसा है जो नैरेटिव्स कांग्रेस और वामपंथियों ने खड़ा किया है, कि इस देश में माइनॉरिटीज़ का तो रहने का लायक ही नहीं बचा, और भारत में जितना भी 6 माइनॉरिटी है उनका जीना हराम हो गया। जो नैरेटिव गलत तरीके से चलाया, वो नैरेटिव को भी ठीक करना ज़रूरी है। तो जो जिम्मेदारी मुझे मिला है, मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उसको निभाऊंगा अच्छी तरह से। वैसे आप कह रहे हैं कि जो भारत में 6 अल्पसंख्यक हैं, तो सुनकर लोगों को लगेगा कि 6 अल्पसंख्यक भी हैं, वरना ऐसी सरकारें रही हैं कि अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय मतलब मुसलमान मामलों का मंत्रालय है। बिल्कुल। तो इसलिए उसको वैसे ही देखा ये जाता मैंने कई बार कह चुका हूँ कि मेरे आने से पहले हम भी सोचते थे कि बाकी छोटे छोटे समुदाय हैं क्या काम करते हैं, तो लोगों का नज़र में कांग्रेस ने ऐसा बना दिया कि माइनॉरिटी अफेयर्स मतलब मुस्लिम अफेयर्स मंत्रालय। तो वो छवि को भी दूर करना है, क्योंकि हम सबके लिए काम करते हैं। इस पर हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे सर, लेकिन फिलहाल पहला प्रश्न जिस पर सब आपका जवाब सुनना चाहेंगे कि एक तो हरियाणा में आप लोगों ने क्या ही कर दिया, और आप लोग ईवीएम हैक कैसे करते हैं और कब करते हैं? देखिए, जिसको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, वो इस तरह का कहानी बनाते हैं। हम लोग तो ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो पेपर बैलेट हो, चाहे ईवीएम हो। हम लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, उसको हम कभी भी सवाल नहीं उठाते हैं। कोई आदमी ने गलत काम किया तो आदमी को बोलो, कोई काम इंसान में गलती हो जाते हैं तो उसको बोलो, संस्था पे हम सवाल कभी नहीं उठाते हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो एक नैरेटिव चलाने का सिलसिला है, वो हरियाणा में भी उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन हरियाणा का चुनाव का जो नतीजा है, ये एक तरीके से हमारे तंत्र का भी जीत है, लोकतंत्र का, व्यवस्था का, और सबसे बड़ा जीत है गवर्नेंस, कि आप सरकार में बैठ करके लोगों का सेवा करते हैं। उसका परिणाम है कि सेवा किया है तो आपको फिर से विश्वास करते हैं पब्लिक। किरण जी, इसमें 2 हिस्से हैं, एक आपने ज़मीन पे क्या किया और कांग्रेस रिजल्ट के बाद क्या करी, और दोनों पे चर्चा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस बार-बार जिस तरह से संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह लगा रही है, और अभी फिर उन्होंने नया एक मार्केट में एक नया आया है कि ईवीएम 90% चार्ज रहता है कि 60% चार्ज रहता है। तो ये बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। आपको लग रहा है लोगों के मन में ये धीरे-धीरे डाउट भर रहा है, या लोगों के ऊपर से अब कांग्रेस का ये जो जाल है वो खत्म हो रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये घुमाते ज़्यादा हैं? नहीं, कांग्रेस का जो एक मोटर मशीन की तरह एक बात को दोहराते रहते हैं, ये एक तरीके से ये फूट चुके हैं, लोग ऊब गए हैं कि आप हार गए हैं, तो फिर भी एक बनता है ना, जनता को धन्यवाद दो, कुछ तो आपको वोट मिले हैं। तो हार जीत तो लोकतंत्र में ये होते रहता है। तो कांग्रेस का ये बहाना मारना, हर समय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, अब ऊब चुके हैं। तो इसमें इस बात को सटीक रूप से लोगों के मन में बैठाने से छोड़ दीजिए। लोग अब सुनना नहीं चाहता, ये एक्सक्यूज़, ये ब्लेम करने का जो कांग्रेस का खेल है, उससे ऊब चुके हैं। और लोग ये भी पूछ रहे हैं भाई, अभी जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, आपको याद होगा जयराम रमेश ने कहा था कि अमित शाह जी ने डीएम्स को फ़ोन किया, हाँ, इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट मांगी, वो लिस्ट हमको भी नहीं पता कि कहाँ है वो लिस्ट, आज तक किसी को मिली नहीं। तो कांग्रेस ये बार बार कर रही है और अब लोगों को समझ में आ रहा है, आप कह रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि हरियाणा में आपने 4 महीने में क्या किया, क्योंकि लोकसभा में आपकी सीटें 5 आई और अभी आपने तीसरी बार इतिहास रच दिया वहां पे सरकार बना के। ये कैसे हुआ सर? देखिए, लोकसभा चुनाव में आपको मालूम होगा जो एक नैरेटिव चला था, वो विदेशी ताकतें भी उसमें हाथ है। अच्छा। ये नैरेटिव जो चला है कि अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएंगे। ये जो नैरेटिव चला, उसका कुछ प्रभाव कुछ लोगों को हुआ। अब हम उसको काफ़ी चीज़ तक हमने देखा है, अब क्लैरिफाई हो गया, लोगों को समझ में आ गया। लेकिन इसके वजह से कुछ माइनस ज़रूर हुए हैं। लेकिन उसके बाद जब लोगों को समझ में आया कि मोदी जी ही वो इंसान है जो
हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक है, हमारे संविधान का सबसे बड़ा पूजा करने वाला इंसान मोदी जी है। अब ये जान गए हैं तो लोगों में भ्रम नहीं है। और ज़मीनी पर जो काम किए हैं, जो आपने भी शुरू में जिक्र किया कि हमारा हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ज़मीनी पर मोदी जी का जो सपना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और उसके लिए हर एक भारतीय तक लाभ पहुंचाना है, उसको मजबूत करना है, चाहे वो किसान हो चाहे खिलाड़ी हो। तो मोदी जी का संदेश लेकर के हर एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में गए, तो उसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि तीसरी बार हरियाणा में चुन के आना, हार जीत एक बार हो सकता है, दो बार होते हैं, लेकिन हरियाणा में पहली बार कोई सरकार तीसरी बार चुन के आया है, ये अब कांग्रेस को तो अब समझ में नहीं आएगा, और कुछ लोगों को समझ में आएगा तो भी वो समझना नहीं चाहेगा। लेकिन बाकी लोग भी स्टडी करने लगा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार फिर से चुन के आए हैं। इसमें दो लोगों की भी चर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्रांड मोदी है सर, जो कि बड़ा 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 होता जा रहा है। राहुल गांधी भले बयान दें कि हमने 56 इंच की छाती को 32 इंच का कर दिया है, लेकिन हरियाणा स्टैब्लिश कर रहा है कि वो छाती 56 से 58 हो सकती है, उसका 54 होना भी बड़ा मुश्किल है। और राहुल गांधी 2-3 दिन से कहाँ हैं वो भी किसी को नहीं पता। उन्होंने एक ट्वीट किया, वो भी अगले दिन जाकर ट्वीट किया। राहुल गांधी पे पहले चर्चा करें सर। राहुल गांधी आपको लग रहा है एज अ पॉलिटिशियन क्या मैच्योर हो रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं, या सिर्फ इकोसिस्टम का हवा है? देखिए, मैं काफ़ी सालों से राहुल गांधी को देख रहा हूँ। एक तो हम किसी इंसान को नीचा करना नहीं चाहते हैं या उसका हम बिना मतलब से हम प्रहार करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग संसद में साथी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। 2004 में वो सांसद बने पहली बार, तो हम भी उस समय सांसद थे, हम लोग साथ में थे। तब से मैंने देखा है कि उसका स्तर गिरते जा रहा है। उस समय जब राहुल गांधी चुन के आए, उस समय यूपीए का सरकार बनी थी। उसको एक दुल्हा जैसे सज धज करके उसको आगे ले जाने का प्रयास किया, और पार्लियामेंट चलते समय सरकार पूरा एक ऐसा वक्त निकालते थे दिन में कि आज राहुल गांधी 3 बजे बोलेंगे। कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे, कुछ भी नहीं। ऐसा एक विषय निकालेंगे और कहेंगे कि सब एमपी कांग्रेस वाले आ जाओ, राहुल गांधी 3 बजे बोलेंगे, और एक कहानी लिख के देते थे, बोलते थे। ऐसे करके उसको स्टार बड़ा नेता बनाने का इतना प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा सरकार में आए, तो सरकार में जो मंत्री, आप सोचिए, सिटिंग मिनिस्टर कहते थे कि राहुल गांधी जब चाहे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, रात को 12 बजे भी मनमोहन सिंह को इस्तीफा करा के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उस समय सिटिंग पीएम का दिल में क्या गुजरता होगा। उससे भी बड़ी बात, देश की जनता के ऊपर में ये कितना बड़ा इंसल्ट है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र में एक काम करने का सरकार का मुखिया होता है, और मुखिया होते हुए उसी के मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी जब चाहे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसा करके उसको एक लार्जर देन द लाइफ का इमेज बना करके पेश किया, कुछ नहीं हुआ। देन संसद के अंदर में उसका परफॉर्मेंस खराब होते गया। अब तो वो गाली गलौज पे आ गया है, उसका कद कैसे ऊंचा हो सकते हैं। इस बार आप देखिए, उसको नेता प्रतिपक्ष बनाया, हमारा कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी जिसको भी बनाए। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद तो कुछ परिपक्वता आना चाहिए ना, उसमें थोड़ा मेच्योरिटी तो आ जाए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस तो हो। बिल्कुल नहीं, वो भगवान का मूर्ति फोटो लेकर के संसद में कूद जाते हैं, और बाकी एमपी को कहता है कि वो कुएं में कूद जाओ, वेल में आ जाओ और चिल्लाओ। और पहली बार भारत के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को बोलने मत दो, तो प्रधानमंत्री का लोकसभा राज्यसभा का भाषण का पूरा डिस्टर्ब कर दिया, जो आज तक लोकतंत्र में भारत का संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं क्योंकि व्यवस्था में देखता हूं और संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैंने बहुत कोशिश किया, भाई पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलेंगे तो ये कैसे चलेगा, फिर भी नहीं माने। मैं इतना दिल से दुखी हूं राहुल गांधी का व्यवहार को देख करके। ये हमारे लिए सिर्फ संसद के लिए ही नहीं, हमारा भारत देश के लिए ये बहुत ही शर्मनाक घटना है कि सर प्रधानमंत्री को बोले नहीं चूंकि दिया। संसदीय कार्य मंत्री है,
आप बेहतर बता सकते हैं कि पर्दे के पीछे क्या होता है। क्या ये लोग पर्दे के पीछे या पहले जब चर्चा होती है, संसद सत्र शुरू होता है, उसके पहले सर्वदलीय बैठक भी होती है, तो क्या उसमें ये लोग मानते हैं कि हाँ भाई हम चर्चा करेंगे, पीएम को बोलने देंगे, और बाद में पलट जाते हैं? क्या होता है? देखिए, मैं तो कई सालों से पार्लियामेंट में हूँ, तो मैं देख रहा हूँ हमेशा एक सीमा होते हैं। तो राजनीति सबका एक तरीका होता है करने का, प्रोटेस्ट करने का, बोलने का, हर एक चीज़ का एक तरीका होता है, एक सीमा होता है। वो सीमा लांघ दिया कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में हम लोग ने ये तय किया कि सबको बोलने का मौका मिलेंगे, बारी बारी से, संख्या के हिसाब से। कुछ मुद्दे होते हैं वो संख्या के हिसाब से समय देता है, और कुछ मुद्दे होते हैं जो इंडिविजुअल एमपीज अपने अधिकार का उपयोग करके वो बोल सकते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में भी तय हुआ कि अच्छा से सदन चलना चाहिए। फिर जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग होते हैं, ठीक है, एजेंडा हम लाते हैं, सरकार लाते हैं, तो मैं उसका संचालन करता हूँ। तो वो पहले तो कहते हैं, बाद में जब हम उसके सीनियर लोगों को भी कहते हैं तो कहते हैं कि नहीं, राहुल जी को पूछना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि राहुल जी को जरूर पूछिए, वो आपका नेता है, मगर ये तो हो ना कि नियम नीति हो, संसद का एक तौर तरीका, रूल्स, प्रोसीजर्स, कन्वेंशन होते हैं, उसका तो मान्यता सबको देना होगा। मैं एक सांसद हूँ, लेकिन नियम से ऊपर, कानून से ऊपर तो नहीं हो सकते हैं। तो बाद में जाकर के जब कुछ हम तय करते हैं और राहुल गांधी आते हैं तो पूरा व्यवस्था गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो अपने लोगों को, उसको तो समझ तो है नहीं। अब जब राहुल गांधी को विषय का समझ नहीं है और व्यवस्था का, नियम का उसका अंदाजा या समझ नहीं है, तो वो ऐसे कह देते कि ऐसे करो, वैसे करो, तो बाकी उसका सदस्य जो है उसका पालन करना पड़ता है, तो संसद का जो माहौल है खराब हो जाता यानी है। आप कह रहे हैं कि पहले सब ठीक रहता है, हाँ। सब तय हो जाता है कि सब कुछ ठीक से चलेगा, चर्चा होगी, सबको बोलने का मौका मिलेगा। ये राहुल गांधी आते हैं और उनकी स्क्रिप्ट जब चलनी शुरू होती है तब संसद में माहौल हाँ, बिगड़ता तो मैं उदाहरण पे बता रहा हूँ। जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर हम लोग धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना था, सबने बोला, राहुल गांधी ने बोला और सबने बोला। अंतिम में प्रधानमंत्री जी को बोलना होता है, वो नियम है। जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़ा हो गया तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद इशारा करके एमपीओ को कह रहे हैं कि आगे जाओ, आगे जाओ, हंगामा करो। तो ऐसा तो चर्चा नहीं हुई, अचानक वो वहीं बैठ करके उसने पूरा व्यवस्था बिगाड़ दिया। तो ऐसा करेंगे तो नुकसान तो मैं मानता हूं कि देश का नुकसान है, और आखिर तो जाकर के ये राहुल गांधी के ऊपर में भारी पड़ने वाला है, क्योंकि वो देश के लिए कोई लायक नेता के रूप में उभर के आए नहीं है। और विदेश में जाकर के देश को गाली देने से तो आप नेता नहीं बन जाते हैं। सोशल मीडिया में आप चल सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन देश ये देखना चाहता है कि हमारा जो भी नेता हो उसका व्यवहार तो कम से कम अच्छा हो। और मैंने हम लोगों को, पत्रकारों को भी सर, जो फीडबैक है वो यही है कि ठीक है, मतलब विरोध हो सकता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं एटलीस्ट उस वक्त एक डेकोरम होना चाहिए, उनको बोलने नहीं दीजिए, फिर आप जो है विरोध कीजिए, आप बोल लीजिए। और दूसरी बात, जैसे प्रधानमंत्री का स्पीच का समय अगर कुछ विरोध दर्ज करना या कुछ इंटरवेंशन करना है, वो भी कर सकते हैं, वो संसदीय परंपरा का हिस्सा है। हाथ उठा के प्रधानमंत्री का भाषण के बीच में भी खड़ा हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब बोलना शुरू हो गया तब से लेकर के अंतिम तक बोलने ही नहीं देंगे करके जो काम, जो घिनौना हरकतें जो की हैं, इसका तो खंडन करने का कोई शब्द भी नहीं है मेरे पास में। क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते मुझे कितना दुख लगा वो जो माहौल देख करके, वो दृश्य देख करके, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमने देखा है जब हम एमपी बन के आए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे, अडवाणी जैसे, सुषमा जी जैसे, चंद्रशेखर जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री जैसे, मुलायम सिंह जी, कई नेता को हमने देखा है। ऐसा नज़ारा जो राहुल गांधी और उसके ब्रिगेड ने जो खड़ा किया आज के दिन में, सिर्फ न्यूज़ हेडलाइन के लिए, ऐसा तो देश नहीं चल सकता है। इसलिए हमने भी ठान लिया कि अगर जैसा व्यवहार करोगे, हम देश हित में जो काम करना हम करेंगे। हम इस तरह का जो डिसरप्टिव एक्टिविटीज के प्रेशर में हम आने वाला नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ किरण जी कि जब ये सब हो गया और आप लोग बाहर निकलते हैं, गाड़ी वाड़ी का वेट करते हैं, तो कांग्रेसी तो मिलते ही होंगे, तो आपने कहा नहीं कि क्या करते हो यार तुम लोग, क्या ये चल रहा है? मतलब प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस में अंदर में क्या चर्चा हो रहा है, मुझे अंदाजा तो है। कई कांग्रेसी नेता, सांसद मुझे कहते हैं कि यार जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, हम लोग चर्चा चाहते हैं, चुन के आए हैं,
अपने लोगों के प्रति हमारा जिम्मेदारी है, तो पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। ये फील करते हैं, कई एमपीस हैं कांग्रेस में, ऐसे बात नहीं है, कुछ एमपीस अच्छे एमपीस हैं जो बोल सकते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन उसका नेता का व्यवहार ऐसा है कि बाकी का जीरो हो जाते हैं। पर वो तो कहते हैं कि आप उनको बोलने नहीं देते, स्पीकर माइक बंद कर देते हैं, कैमरा आप लोग उनकी तरफ से घुमवा देते हैं। ये लोकतंत्र का एक मैं कहता हूँ ये एक ट्रेजेडी भी है। लोकतंत्र में सब बराबर है, उसी प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर में हर एक मेंबर बराबर है, दायित्व अलग अलग है। अब उसमें 543 एमपीस का बोलने का समय होता है कि जिस समय जिसको बोलना होता है, स्पीकर जिसको परमिशन देते हैं, उस समय उसका माइक ऑन हो जाता है। ऐसे तो नहीं ना सब्जी बाजार जैसे हर एक आदमी चिल्ला सकते हैं, ऐसे वो तो हो नहीं स्पीकर सकता। ऑन नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक होगा। स्पीकर जिसका नाम पुकारते हैं तो ऑटोमेटिक उसका ऑन हो जाता है, वहाँ व्यवस्था बनाया हुआ है। अब जब राहुल गांधी का बोलने का समय नहीं है, कोई और बोल रहा है, फिर भी वो खड़ा करेंगे, उसका माइक कैसे ऑन होगा? तो जब जब राहुल गांधी इस तरह का आरोप लगाते हैं तो हमने कहा कि प्रमाण बताओ ना, आपका कौन सा भाषण रोका है, बोलने नहीं दिया है? तो कितना गलत मैसेज आता है। कोई ना कोई विश्वास करेंगे ना, अरे राहुल गांधी को क्यों बोलने नहीं दिया, तो इससे फायदा किसका है? हाँ, कई लोग बोलते हैं कि अच्छा आप तो उनका माइक सरकार बंद कर देती है, वो कैसे बोलेंगे। और सुशांत जी, एक बात आप याद रखिए, जो मैं पिछले 6-7 सालों से देख रहा हूँ, हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं, सुबह उठते ही सरकार को गाली, दिन भर मोदी जी को गाली, रात में सोने तक मोदी जी को, बीजेपी को गाली देते हैं, और वो कहते हैं कि उसको बोलने का आज़ादी नहीं इस देश में। सबसे ज़्यादा बोलने वाला ही कहते हैं कि बोलने का आज़ादी नहीं है। ये एक विचित्र परिस्थिति हम देख रहे हैं। तो इस तरह का माइक बंद वाला विषय वगैरह उठा करके वो अपना जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का इंसल्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किरण जी, लेकिन कभी आपको तनाव होता है एज अ संसदीय कार्य मंत्री कि ऐसी जिम्मेदारी मिली है और वो भी एक ऐसे ऑपोजिशन के साथ कि संसद चलाऊं कैसे? जिम्मेदारी आपकी है कि भाई सरकार को संसद चलानी है, वो सुनने को तैयार नहीं, और सुनने को तैयार तो वहां के स्क्रिप्ट राहुल गांधी चेंज कर देते, तो तनाव होता है। तनाव तो नहीं है, मैं दुखी हो जाता हूँ, अपने लिए नहीं, सांसदों के लिए और देश के लिए, क्योंकि कई नए एमपी चुन के आए हैं। इस बार भी लगभग 300 के करीब नए एमपी पहली बार चुन के आए हैं, पर उम्मीद के साथ कि पार्लियामेंट में जाऊंगा, बोलूंगा। तो जब हंगामा होता है, बोलने का मौका नहीं मिलते हैं, तो फिर वो बुरी तरह से वो दुखी हो जाते हैं कि बोलने का वहाँ पे मौका नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, जब कम बोलने का मौका मिलता है तो हेडलाइन का तलाश करते हैं कि मैं कुछ ऐसा थोड़ा समय में बोल दूं कि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हेडलाइन चल जाए। तो ऐसे में क्वालिटी ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट्स में गिरावट आते हैं। देखिए, एक ज़माना था, आप जैसे पत्रकार, कई पत्रकारों को मैंने देखा है जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग से अपना जर्नलिज्म का कैरियर को कायम करते थे। पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग सुबह से रात तक, कभी कभी 12-1 बजे तक पार्लियामेंट चलते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, इतना क्वालिटी रिपोर्टिंग होते हैं। आजकल बेचारे कितने जर्नलिस्ट दिन भर अच्छा डिबेट का इंतज़ार करते हैं, लेकिन अपोजिशन में इस तरह का माहौल तो नहीं बना रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? लेकिन मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस में भी और अन्य पार्टी में भी कई एमपीस हैं जो अच्छा बोल सकते हैं और कभी कभी मौका मिलने पर बोलते हैं, मगर उसका न्यूज़ छपने नहीं देता है। वो इकोसिस्टम जो है, हेडलाइन अलग तरीके से क्रिएट कर देते हैं, तो उससे लोकतंत्र को भी काफ़ी चोट पहुंचते हैं। किरण जी, आपको लगता है कि संसद के अंदर क्या राहुल गांधी और उनकी टीम ने जानबूझ के थोड़ी स्ट्रैटेजी बदली है और रणनीति बनाई है कि राहुल गांधी की छवि थोड़ी अग्रेसिव दिखे, ताकि वो जो रील्स और शॉर्ट्स बनते हैं थोड़ा उसमें थोड़ा ऐसा दिखे कि राहुल जी ही हैं जो नरेंद्र मोदी से टक्कर ले सकते हैं? मैंने कुछ दिनों में जो देखा है कि कांग्रेस में एक तैयारी चल रही है कि राहुल का मेकओवर कैसे हो, छवि कैसा पेश किया जाए। तो उसको आपने सही कहा, उसको एक तो बहुत ही एग्रेसिव, और ये अल्टरनेटिव है, फ्यूचर है, युवाओं में बहुत ये एग्रेशन का नज़र का वो मैसेज जाए, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, जिसका अंदर से क्वालिटी नहीं है, आप ऊपर से कवर कितना भी कोशिश कर ले, वो कुछ समय के लिए चलते हैं, वो क्षण भर के लिए उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए 2 दिन राहुल का कुछ चलता है, फिर उसका बंद हो जाता है। कारण यही है कि मैच्योरिटी के साथ, जैसे नरेंद्र मोदी जी का एक
छवि है कि देश का हर एक विषय पर उसका ज्ञान है, उसने स्टडी किया हुआ है और फिर उसके पास आगे ले जाने का रास्ता और उसका विजन, उसका सॉल्यूशन सारा है और गंभीरता से प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो लोग उसको विश्वास करते हैं। और राहुल गांधी जी को कोई पाठ पढ़ा देता है, एक चीट दे देते हैं तो वो पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं, फिर उसको रत्ते मार के बोलते रहता है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। तो जितना भी मेक ओवर कर ले, सिर्फ सोशल मीडिया में रील्स बना बना करके उसका छवि अच्छा करने का कोशिश करेगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए चलेगा, लंबा रास्ता तय नहीं कर पाएगा। लेकिन फायदा आप लोगों को ही होता है, जैसे अभी उनकी फैक्ट्री वाली जलेबी ने आप लोगों के लिए माहौल बना दिया। जी जी। पर ये भी बताइए, अभी राहुल गांधी की छवि तो नहीं बदल रही और आप कह रहे हैं कि और आप करीब से उनको देख रहे हैं 2004 से राहुल गांधी की राजनीति का स्तर और नीचे जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर को लेकर अभी ये पिछले 4 महीने में ऑपोजिशन ने बहुत माहौल बनाया कि नरेंद्र मोदी में अब वो बात नहीं है, वो मामला ख़त्म हो गया, पीएम और बीजेपी साइलेंट मोड में है, कोई दिख नहीं रहा। ये 4 महीने आप लोग कहाँ थे? ऐसा लग रहा था सोशल मीडिया पे बीजेपी गायब है, क्या हो रहा था? देखिए, सबसे पहले सुशांत जी आप ये समझ लीजिए, कुछ लोग कुछ भी कहे और कुछ विषय को मोड़ने का कोशिश करें, कुछ हकीकत होता है आप बदल नहीं सकते। इस राष्ट्र का, भारत देश का इतिहास जब लिखेगा आने वाला दिनों में, पहले का इतिहास हमारे पास है, आने वाला इतिहास लिखेगा, उस इतिहास में सबसे बड़ा फाउंडेशन, सबसे बड़ा पिलर नरेंद्र मोदी जी रहने वाले हैं। क्योंकि ये देश विकसित राष्ट्र बनने का पहला कदम वो न्यू मोदी जी ने रखा है। आज़ादी का 75 साल पूरे हो गए हैं, हम विकसित राष्ट्र नहीं बने, ये हकीकत है, दुख की बात है, हकीकत है। अब मोदी जी 10 साल से हैं, 10 साल में हम किस चीज़ में कितने पायदान पर पहुंचे हैं सबने देखा है, किस तेजी का साथ आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले 10 सालों में हम 10वीं से 5वीं पायदान पर पहुंचे हैं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का सूची में। अब अगले जो अमृत काल का जो समय है हमारे पास, 23 साल जो कुछ बाकी है, उसी में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो ये विकसित राष्ट्र बनाने का सपना मोदी जी से पहले किसी प्रधानमंत्री जी और किसी पार्टी ने क्यों नहीं रख पाया? और जो हमारा एक साथ एक पायदान में खड़े थे 1947 में, आज विकसित राष्ट्र बन गया। सिंगापुर का पर कैपिटा इनकम हमसे 30 गुना से भी ज़्यादा है। जापान का इनकम हमसे 20 गुना से ज़्यादा है। साउथ कोरिया का इनकम 15 गुना ज़्यादा है। चीन का पर कैपिटा इनकम हमसे 5 गुना ज़्यादा है। ये कांग्रेस ने बनाया, लेकिन अब मोदी जी उसको चेंज कर रहे हैं। चेंज करके अब तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। G20 में हमारा रिकॉर्ड है कई सालों से, अभी पिछले 6-7 सालों में, और जिस तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो मोदी जी ने कहा ना कि आज जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ 100 साल के लिए नहीं, वो मिलेनियम तक, 1000 साल तक भारत का रूपरेखा कैसे होना चाहिए उसका नींव रखा है। इसलिए मोदी जी का ब्रांड को एक चुनाव, 2 चुनाव और एक टर्म, 2 टर्म में आप नहीं तोड़ सकते। मोदी जी आज से लेकर के 2014 से लेकर के आगे का जो इतिहास होगा, उसका सबसे बड़ा कड़ी और सबसे बड़ा व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी होगा। ये स्थापित हो चुका है, इसलिए कोई नैरेटिव बनने से कोई इतिहास नहीं बदल सकते। और नरेंद्र मोदी के लिए सबसे खास बात जो पता और पत्रकार हम लोग महसूस करते हैं कि ऐसे लोग जो आपको परिदृश्य में कहीं दिख भी नहीं रहे होंगे, लेकिन उनमें नेतृत्व की क्षमता होगी, उनको नरेंद्र मोदी ढूंढ के लेकर आते हैं। और उसमें एक नाम आपका भी है कि आप अरुणाचल प्रदेश से हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स में थे, और वहाँ से आपको लाना और इस तरह से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ देना। आप जब पीएम के साथ काम करते हैं, उनका वर्किंग स्टाइल कैसा है? बाहर तो बड़ा माहौल है कि तानाशाह हैं, ये हैं, वो हैं। मोदी जी के काम करने का तरीका क्या है? आप लोगों पे दबाव रहता है उनके साथ काम करने का? सबसे जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ और कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, मोदी जी के साथ काम करने का सबसे बड़ा अनुभव मेरा ये है कि तनाव का 1% भी प्रेशर आपके पास नहीं रहता है। क्योंकि मोदी जी ऐसा है कि वो काम को बिल्कुल वो उस गति में करते हैं जैसे नेचुरल फ्लो होते हैं, खुद ही गाइड करते हैं और उस फ्लो में सबको काम करना है, तो वो नेचुरली
हम उसमें घुस जाते हैं। दूसरा ये कि मोदी जी इतना सुनता है, वो बोलता कम है। जब मोदी जी से बात करते हैं 1-to-1 या कैबिनेट मीटिंग में या किसी भी जो इंटरनल मीटिंग होते हैं, वो सुनते ही जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं। आखिरी में 1-2 शब्दों में सिर्फ वो बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, इसको ऐसा होना चाहिए, और फिर निर्णय करते हैं। इतना सुनने का क्षमता इंसानों में तो मैंने और किसी में नहीं देखा। इतना सुन सकता है। मैं कितना साल से देख रहा हूँ, सुबह से लेकर रात तक कोई कॉन्फ्रेंस चलता है, सुनते जाता है, सुनते जाता है, एक पलक भी वो डाइवर्शन नहीं होते हैं। वो नींद मार करके जो होते हैं ना, लंबा बैठक के बाद थक जाते हैं और लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा तो होता नहीं। फ्रेश रहते हैं। तो एज ए टीम मेंबर, एज ए कलीग, उसके साथ काम करने का सबसे फायदा ये है कि आपका एनर्जी भी 2 गुना हो जाता है। हम तो कितने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन 2014 में जब मंत्री बने, पहली बार हम मोदी जी की टीम में आए, तब से अब तक मेरा खुद काम करने का जो एनर्जी लेवल भी 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। ये फायदा मुझे मिल रहा है। मैंने जयशंकर जी का पॉडकास्ट किया था, उन्होंने कहा मोदी जी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपनी राय रखने के पहले सोचना नहीं पड़ता। हाँ, वो सुनने को तैयार है कि हाँ बिल्कुल। बताओ, और वो उनको ये नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वो कर दो, हाँ, लेकिन अपनी राय रखो। हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, आखिरी निर्णय उनको लेना है, जी, कैबिनेट में क्या करना है, नहीं करना है, जी, देश में क्या करना है, लेकिन आप स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए। बिल्कुल। हर एक मंत्री, हर एक इवन अधिकारियों को भी, और कोई भी इंसान जब मोदी जी को मिलते हैं ना, वापस आने के बाद उसका सोच पूरा बदल जाते हैं, क्योंकि वो इतना सुनता है और इतना हम्बल है मोदी जी। दुनिया में ऐसा नेता बहुत कम मिलेगा। और हम लोग भी चूंकि पीएम से पत्रकार के तौर पर मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है किरण जी की पीएम की जो छवि आप सामने से मिलकर महसूस करें और जो बाहर इकोसिस्टम ने बनाई है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, ज़मीन आसमान से भी बड़ा अगर कुछ चीज़ है तो मैं बता दूंगा। कोई तालमेल ही नहीं है। छवि क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, और मोदी जी का व्यक्तित्व ऐसा है जिसको कोई अगर दाग लगाना चाहेगा तो हकीकत में दाग नहीं लगा सकता है। ऐसा मोदी जी का छवि है। जो लोग मोदी जी को जानते हैं, एक बार मिल लिया, जान लिया और समझ लिया, फिर वो दूसरा बारे में सोच नहीं सकता। जब से आप मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं, आपका काम करने की क्षमता तो बढ़ गई, लेकिन किरण जी बीच में एक दौर आया जब 2009 में आप कांग्रेस में फिर से गए थे। नहीं, कांग्रेस नहीं गई। वो किसी ने यहाँ गलत न्यूज़ चलाया। मैंने 2-3 बार इसको बता चुके हैं। अच्छा। वो 2009 में हमारा पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक हुई। राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे। तो मुझे हमारा राज्य में जो असेंबली चुनाव होने वाले थे, उसमें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मुझे घोषणा करने के लिए निर्णय किया था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे मुख्यमंत्री का ये उम्मीदवार का घोषणा मत कीजिए। मैं पार्लियामेंट में ही रहूँगा, लेकिन मैं कुछ 1 साल 2 साल ब्रेक लूँगा। मैं आडवाणी जी को जाके बताया कि मैं कुछ दिन ब्रेक लूँगा। तो वहाँ हमारा जो मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के थे, उन्होंने कहा कि आप जो जब आप ये ब्रेक लेना चाहता था, आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए। मुझे ऑफ़र किया, कई चीज़ किया, मुझे प्रिंसिपल एडवाइज़र तो चीफ मिनिस्टर वगैरह अपॉइंट किया था, लेकिन मैंने वो कागज़ भी बहुत इज्जत से मैंने वापस किया कि मैं नहीं कर सकता। तो मैंने ज्वाइन किया ही नहीं है। उस समय किसी न्यूज़ ने चलाया था कि ज्वाइन किया है, मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं ब्रेक लिया था। हाँ। फिर बाद में नितिन गडकरी जी अध्यक्ष बने, फिर मैं वापस आकर के फिर काम किया। वो तो ब्रेक लेना था, वो निजी कारणों से। अच्छा, ओके। तो लेकिन उस दौरान भी जब अरुणाचल में हम चर्चा करें विकास की, आप तो इधर आए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए कई बार ये कहा जाता है, माना जाता है कि जितना नरेंद्र मोदी सरकार में काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। और आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, अरुणाचल से आते हैं, आपने देखा है कि वो काम क्या हुआ है। अगर पुराने की सरकारों में और अभी की सरकार में जो डिफरेंस आपको दिखता है नॉर्थ ईस्ट में काम का, वो क्या है? वो डिफरेंसेस अभी मैं कह सकता हूँ ज़मीन आसमान का डिफरेंसेस है। क्योंकि मैं जब सांसद बने, मैं खुद भी पैदल चलते थे। तो ऐसा कितना एमपीस होगा जो अपना गांव पैदल जाते हैं। तो मैं जब एमपी बने लोकसभा में, मैं अपना गांव पैदल चलते थे। तो मैंने उस समय बहुत खुद जोर लगा करके डोनर मिनिस्ट्री से, जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहाँ से 7.5 करोड़ का सैंक्शन करा के रास्ता पहली बार मैंने बनाया। लेकिन बॉर्डर एरिया में कई ऐसे जगह हैं जो 2 दिन 3 दिन
4 दिन, कोई कोई जगह 5-6 दिन तक पैदल चलते थे। 2014 के बाद मोदी जी ने पूरा जो पॉलिसी को ही रिवर्स कर दिया। अब पॉलिसी का बारे में बात करूंगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि उस समय सरकार, कांग्रेस सरकार ने जो पॉलिसी बनाया कि एक्सट्रीम बॉर्डर एरियाज जो चीन से सटा हुआ है वहाँ पे सड़क नहीं बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, नहीं तो चीन आ जाएगा जल्दी से। तो ऐसा मेंटेलिटी था। तो जो एंटनी साहब ने संसद में भी कहा था। एंटनी साहब डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि सरकार का पॉलिसी है कि सरहदों पर सरकार का कोई प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। तो मोदी जी ने पूरा उस पॉलिसी को चेंज कर दिया और प्रायोरिटी दे करके बॉर्डर एरिया का जो गांव है वो पहला गांव है डिक्लेयर कर दिया। वाइब्रेंट विलेज का कार्यक्रम चला। अब सारा बॉर्डर में रास्ता पहुंच चुका है, हर एक गांव में बिजली, पानी, 4G नेटवर्क सब पहुंच चुके हैं। तो जो 2014 के बाद जो जर्नी हमने देखा है, अब तो लोग बिजली, पानी, सड़क तो बेसिक हो गए ना, अब तो उससे आगे सोचने लग गए ना, आगे क्या करना है जिंदगी में, ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तुलना नहीं हो सकता है। दूसरा, मोदी जी का कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट को उसने दिल से बहुत ही करीबी से जोड़ा है, इमोशनली जोड़ा है। तो अब नॉर्थ ईस्ट में एक, अभी मणिपुर में एक घटना हुई, उसके वजह से ये जो इकोसिस्टम है ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। 10,000 से भी ज़्यादा मिलिटेंट्स पिछले 10 सालों में सरेंडर किया है। तो किसके समय में वो मिलिटेंट बने थे? उस समय दिल्ली में कुछ सुनने वाला नहीं थे। नॉर्थ ईस्ट से छोटे छोटे गुट लोग भी होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ऐसे ट्राइब्स भी हैं जो 10,000 20,000 होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, और छोटे छोटे एथनिक ग्रुप होते हैं, 2 लाख 3 लाख का होते हैं। वो जब दिल्ली आते हैं तो उसको कोई अंदर सेक्रेटरी भी मिलता नहीं था, मंत्री तो बहुत बड़ी बात है। तो वो आखिर जाके हथियार उठा लेते थे और सोचते थे कि जब मुझे बात ही करना किसी से नहीं है तो फिर मैं वायलेंस का रास्ता चलता हूँ। तो अब मोदी जी आने के बाद सबको सुनने लगा, तो धीरे धीरे सब सरेंडर किया, अपना हथियार डाल करके मेन स्ट्रीम में आए। ये लंबा विषय है। मैं इतना कहूँगा कि मणिपुर में कुकीज़ और मैतेज के बीच में जो क्लैश हुआ वो तो भारत सरकार से लड़ाई नहीं है ना, वो तो किसी ग्रुप का, देश का विरुद्ध में या भारत सरकार का लड़ाई नहीं है। ये 2 समुदाय के बीच में एथनिक ये प्रॉब्लम है, कई साल से चल रहे थे। तो फुट के इस बार एक हाई कोर्ट का जजमेंट के बाद में वो वायलेंस में उतर के आए। अब हम कोशिश कर रहे हैं, तो अब प्राइम मिनिस्टर ने पूरा एफर्ट डाल करके अब काफ़ी लेवल तक शांति वापस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से जब देश को संबोधित किया 15 अगस्त में, पहला लाइन यही था कि देश के लोग मणिपुर के लोगों के साथ हैं। कभी रेड फोर्ट, लाल किले से कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट का नाम लेते थे क्या? आप सोचिए। और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने अच्छी तरह से बोला, और गृह मंत्री जी ने तो पूरा एक्सप्लेन किया कि मणिपुर का वो जो एथनिक वायलेंस का कारण क्या है, कैसे हुआ, इसको ठीक कैसे करना है। उस समय नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का क्लैशेस होते थे, हजारों लोग मरे थे, सालों साल चलते थे। तो यहाँ से कोई मंत्री तो छोड़िए, अधिकारी भी नहीं जाते थे। मणिपुर क्लैश होने के साथ साथ राज्य मंत्री को 22 दिन के लिए भेजा। गृह मंत्री अमित शाह जी खुद 4 दिन रहे वहाँ, वही तो मंत्री इंचार्ज है। तो प्रधानमंत्री का नाम से ही तो काम करते हैं हम लोग सब। तो जानबूझ के प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए वो कहते रहते हैं। तो मणिपुर का 2 समुदाय के बीच में क्लैश हुआ, उसको छोड़ के पूरा नॉर्थ ईस्ट शांति है, विकास का दौर चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। फिर भी पेंटिंग कर रहा है ये इकोसिस्टम कि नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। लद्दाख में इतना शानदार रास्ता बन रहा है, वहाँ यूनियन टेरिटरी हो गया, 5 डिस्ट्रिक्ट और बन गए हैं, लोगों को पूरा सुविधा मिल रहा है, वहाँ में जो भी आधुनिक सुविधा है वो दे रहे हैं। लेकिन वो नैरेटिव कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो चीन ने भारत का ज़मीन कब्जा किया हुआ है। सारा अरुणाचल ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन यूएस में एक वेबसाइट है, उसमें इन्होंने प्लांट करके कि अरुणाचल के अंदर में चाइना आकर के गाँव बसाया। और 1959 में जो ज़मीन चाइना ने ऑक्यूपाई किया था, और 1962 के बाद वही बॉर्डर जो डिफेक्टो वो LAC वही है। तो वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जहाँ चाइना ऑक्यूपाई किया है, उस जगह में गांव बनाया। तो हम भी अपना काम कर रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि मोदी जी के समय में देखो चाइना अंदर आके घर बना लिया है, गांव बना लिया है।
तो ये जो इतना डेवलपमेंट हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए एक नैरेटिव चलाता है, फेक नैरेटिव। तो ये कितना दिन चलेगा? और फेक नैरेटिव के आधार पर आप थोड़ी ना आप देश को चला सकते हैं। अरुणाचल में वो ज़मीन जो कांग्रेस के ज़माने में गई, उस हिस्से में आप कह रहे हैं कि चीन ने हाँ। गांव बनाया है। अभी कोई ज़मीन गई नहीं है सवाल ही वहाँ- नहीं है, सवाल ही पैदा और नहीं होता। वहाँ पर आकर नहीं बना है। एक और सवाल नॉर्थ ईस्ट को लेकर मेरा ये कि मणिपुर में आप कह रहे हैं बहुत तेज़ी से हालात सुधर रहे हैं। कब तक उम्मीद है कि मणिपुर में सामान्य स्थिति हो जाएगी? मणिपुर में जब गृह मंत्री जी गए थे तो उन्होंने सबको अपील किया था कि आप हथियार डाल दो, क्योंकि आखिर तो बातचीत करना पड़ेगा। बातचीत के बिना शांति तो हो नहीं सकता है, बंदूक से तो शांति नहीं ला सकते। तो ये अनफॉर्चुनेट दो समुदाय में घटना हुई है। एक हाईकोर्ट का जजमेंट आने का बाद में इतना आग लग गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे शांति ला रहे हैं। तो गृह मंत्री जी ने कहा कि आप सब हथियार डाल दो और पीस कमेटी जो बनाए उसमें हिस्सा लो। तो वहाँ लोगों ने कुछ बॉयकॉट किया, कहा कि नहीं हम पीस कमेटी में नहीं लेंगे, कुछ लोगों ने हथियार सरेंडर नहीं किया, ऐसे करके थोड़ा सा लंबा चला। लेकिन गृह मंत्री बार बार खुद इन्वॉल्व होकर के सबसे बातचीत करके अब काफ़ी हद तक शांति हो गई है। कुछ घटनाएं चुटपुट हो रहे हैं, लेकिन बाकी भाग में सब शांति है। स्कूल खोल गई हैं, काम चल रहे हैं, खिलाड़ियों का खेलने का प्रावधान दे करके वो अपना कर रहे हैं। व्यवस्था जो है जैसे सरकारी व्यवस्था चल रहे हैं, तो उसमें बार बार ये चीज़ डाल रहे हैं कि वहाँ अभी भी बहुत बड़ा हिंसा हो रहा है। तो हमने ये अपील किया। मैं नॉर्थ ईस्ट एमपीज फोरम का भी मैं चेयरमैन हूँ, नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ मैं खुद, और एक वरिष्ठ मंत्री होने के नाते मेरा एक दायित्व भी है। तो नॉर्थ ईस्ट एमपीज फोरम के रूप में मैंने अपील किया कि कोई भी आदमी अगर मणिपुर में शांति चाहता है तो कुछ मत बोलो, सिर्फ ये बोलो कि मत लड़ो, हथियार मत उठाओ। आप शांति चाहते हैं लेकिन उकसाएगा, ये कोई बात हो गया कि जैसे कांग्रेस पार्टी वहां जाना चाहता है और उकसाना चाहता है। आग में तेल डालने का काम मत करो। जैसे हम कर रहे हैं कि आप शांति चाहता है तो अपील करो कि दोनों हथियार को डाल दे और बातचीत करो, सब मिलना पड़ेगा। तो यही काम अभी सरकार तो कर रहे हैं और शांति बहुत पूरी तरह से कायम हो जाएगा। किरण जी, क्या ये जो फेक नैरेटिव्स कांग्रेस गढ़ती है उसमें से आप कह रहे हैं बहुत सारे तो वैसे ही लोगों को अब समझ में आने लगे हैं कि इन्होंने कहा है तो विश्वास नहीं करो तो बेहतर है। उसमें एक नैरेटिव ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार जातिगत जनगणना नहीं चाहती और वो SC ST कम्युनिटी दलितों के खिलाफ है। दलितों के लिए आपने क्या किया है, या आपकी सरकार दलितों के खिलाफ है क्या? मैंने आपका एक वीडियो भी देखा जो आपने हाल में महाराष्ट्र में आपने कहा, आप अंबेडकर साहब का भी जिक्र कर रहे थे कि अंबेडकर के लिए कांग्रेस ने क्या किया वो तो हमने किया। क्या उसकी तुलना हो सकती है कि दलितों के लिए मोदी और कांग्रेस उनके राज में क्या क्या हुआ? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। मेरे दिल में चोट लगने वाला विषय ही है, क्योंकि जो गलत काम कांग्रेस पार्टी ने किया है वो हमारा पार्टी के ऊपर में शिफ्ट करना चाहता है। जैसे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब इक्वालिटी पे बल दिया और पार्लियामेंट में उन्होंने ये बात को जोर दिया कि इक्वालिटी मतलब हर चीज़ में इक्वालिटी होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए ताकि सब महिला पुरुष हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सबको बराबर दर्जा मिलना चाहिए। क्रिमिनल लॉ एक है तो सिविल लॉ क्यों एक नहीं होना चाहिए? वो नहीं माना। गुस्सा से इसी बात पर अंबेडकर जी ने इस्तीफा दे दिया नेहरू के मंत्रिमंडल से। नेहरू जी रिजर्वेशन के खिलाफ थे और अंबेडकर ने जोर लगाया और SC ST रिजर्वेशन को संवैधानिक दर्जा दे करके उसको पारित करवाया। तो रिजर्वेशन के खिलाफ नेहरू थे। अब आज वो कह रहे हैं कि मोदी जी और हम लोग रिजर्वेशन के खिलाफ है। रिजर्वेशन के खिलाफ तो कांग्रेस थे। फिर OBC का राजीव गांधी जी ने खुद पार्लियामेंट फ्लोर में कहा कि वो उसका विरोध करते हैं। ये तो हम नहीं कह रहे ना, वो तो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है, दुनिया का सामने में सब चीज साफ है। तो OBC के रिजर्वेशन का खिलाफ राजीव गांधी थे और वो कह रहे हैं कि बीजेपी OBC का रिजर्वेशन के खिलाफ है। तो जो पाप काम कांग्रेस ने किया है वो हमारे ऊपर डालना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेसियों ने, नेहरू जी ने भगा भगा करके हराया। बाबा साहब अंबेडकर लोकसभा में जब आने के लिए चुनाव लड़ने के लिए बम्बई गए, फिर वहां भगा के कांग्रेस ने उसको हराया। बाबा साहब एक हमारे लिए भगवान का रूप है।
और उसको इतना इंसल्ट किया कि उसको मंत्री में रहने का जगह ही नहीं छोड़ा। और आपको मालूम है जब कैबिनेट मंत्री होते हैं तो उसका कैबिनेट कमेटी होते हैं, कई कमिटीज होते हैं। अंबेडकर जी ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि संविधान बनाना था तो बन गया है, अब उसका पहला सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स है, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस और टाउन प्लानिंग और सोशल जस्टिस, काफ़ी उसका सब्जेक्ट है। पर लॉ मिनिस्टर का काम बेसिकली जो करना था वो तो कर ही रहा हूँ, लेकिन उसको अतिरिक्त विभाग दिया जाए। नेहरू जी ने अतिरिक्त विभाग का तो छोड़ दीजिए, उसको किसी भी कैबिनेट कमेटी में नहीं रखा बाबा साहब अम्बेडकर को। आप सोचिए, क्योंकि उस पहला कैबिनेट तो कोई कांग्रेस का कैबिनेट तो था नहीं, कोई चुनाव से तो कैबिनेट नहीं बना था, वो तो जब आज़ादी मिले तो एक कंबाइंड कैबिनेट बना। तो नेहरू जी ने सूची लेके गए, पंडित नेहरू जी ने, तो महात्मा गांधी ने लीज को देखा तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें तो बाबा साहब अम्बेडकर तो है ही नहीं। तो बोला कि जवाहर ये कैसे होगा, ये आपका सरकार नहीं, ये चुनाव से थोड़ी आया है, ये तो आज़ाद भारत का देश का कैबिनेट है, इसमें भीमराव अंबेडकर का अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इतना सोच सकते हैं, तो उनको तो होना ही है। मजबूरी में रखा, लेकिन उन्होंने इतना दर्द किनार किया। और आज हम लोगों को बोलता है कि बाबा साहब का खिलाफ हम हैं। संविधान को लेकर के आप सोचिए, संविधान को कुचल दिया कांग्रेस ने, 47 अमेंडमेंट करके स्ट्रक्चर को बदल दिया। 1975 में पूरा डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दिया कांग्रेस ने। संविधान को कितना चोट पहुंचाया। मोदी जी सीएम बने गुजरात में, पहले बार संविधान यात्रा निकला, गांव गांव गाड़ी लेकर के मोदी जी खुद पैदल चलते थे और संविधान के बारे में बताते कि संविधान ही हमारा आगे चलने का रास्ता तय करता है, संविधान को सब मान के चलना है, प्रावधान क्या है ये बताते हैं। फिर जब प्रधानमंत्री बने, पहली बार इस देश में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाना शुरू किया है, मोदी जी ने डिक्लेयर किया। अब सब संविधान दिवस मनाते हैं। इस बार हम लोग बहुत बड़ा से मनाने वाला है, क्योंकि 75 ईयर्स इस साल होंगे। फिर बोलते हैं कि मोदी जी संविधान हटाना चाहते हैं। जितना पाप कांग्रेस ने किया है हमारे ऊपर में डालना चाहता है, तो इससे बड़ा बदमाशी क्या हो सकते हैं। तो ये नैरेटिव कितना दिन चलेगा। और बताइए, आप खुद कह रहे हैं कि अम्बेडकर साहब का उन्होंने क्या हाल किया, हमने भी पाठशाला में बताया था ये इतिहास, और उसके बावजूद जो है वो संविधान की कॉपी राहुल गांधी आजकल लहराते हैं। उसको मालूम नहीं संविधान पकड़ते हैं राहुल गांधी जी, उस संविधान का अंदर में क्या लिखा है उसने कभी अध्ययन किया ही नहीं है। लेकिन दलितों को लेकर कांग्रेस की जो सोच रही है, जो काम इस बार हमने एनालिसिस किया तो देखा हरियाणा में भी दलितों ने भर भर के बीजेपी के लिए वोट किया है। क्या दलितों के लिए कांग्रेस ने, आपको लगता है, वाकई काम किया इतने सालों में? देखिए, इसको मैं दलितों का साथ और एक जोड़ना चाहता हूँ कि दलितों को जैसे कांग्रेस ने एक वोट बैंक ट्रीट किया, वैसे जैसे मुसलमानों को किया। आप किसी भी वर्ग को जो वोट बैंक ट्रीट करते हैं ना, फिर उसका उत्थान नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसको कमोडिटी के रूप में देखते हैं इस्तेमाल करने के लिए। तो दलितों को, क्योंकि दलित कांग्रेस का असलियत पता चल गया और दूर चले गए, अब वो नैरेटिव चला रहे हैं दलितों को साथ लेने के लिए। अरे दलितों का आज सम्मान, उसका घर, उसका काम काज के लिए, पानी बिजली कौन कर रहे हैं उसके लिए काम? मोदी जी कर रहे हैं, हमारा सरकार ही तो कर रहे हैं ना। तो कांग्रेस ने तो कुछ दिया ही नहीं स्लोगन के अलावा। गरीबी हटाओ बोल करके कितना नारा लगाया था, गरीबों को ही मुख्य धारा से हटा दिया कांग्रेस वालों ने। तो ऐसे मुसलमानों को वोट बैंक ट्रीट किया, सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को ही हुआ। मैंने तो कई मुसलमानों को कह चुका हूँ कि आप कांग्रेस का वोट बैंक बनकर क्यों रहना चाहते हैं, आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, ऐसा मत कीजिए। तो दलितों को लेकर के जो, इसमें सिर्फ दलित ही नहीं, दलित और आदिवासी और अभी ओबीसी के लिए भी इतना जो संवैधानिक दर्जा जो है वो मोदी जी ने ही पहला दिया है पार्लियामेंट में संशोधन करके। पहले तो कोई उसका संवैधानिक दर्जा नहीं था। जो कमीशन का जो स्टेटस है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो मोदी जी ने दिया है। तो आज चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वो कांग्रेस का कल्पना के बाहर है। और हम इसको वोट बैंक की दृष्टि से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने ध्यान दिया नहीं है, इसलिए मोदी जी ध्यान दे रहे हैं। ट्राइबल्स में भी जो सबसे वल्नरेबल ट्राइब्स है वो छोटे हैं, उसका वोट से कोई एमपी नहीं बन सकते। ऐसा कम्युनिटी को मोदी जी ने अलग से कार्यक्रम पीएम जन मन करके उन तक पहुंचा है। और जितना जो आप फ्रिंज में जो रहते थे, मुख्य धारा में नहीं आते थे, सबको मोदी जी ने मुख्य धारा में लाया।
सर अल्पसंख्यकों की भी बात करूं तो जैसे हमने शुरू में बात की थी कि अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम मंत्रालय बना दिया गया था। आप खुद बौद्ध समाज से आते हैं, बौद्धों, सिखों, ईसाइयों, उनको लेकर जब आपने ये अल्पसंख्यक मंत्रालय संभाला, आपको समझ में आया कि पहले क्या हो रहा था अल्पसंख्यकों को लेकर और अब क्या हो रहा है? अब सबसे मुख्य डिफरेंस ये है कि आप उसको समझने के लिए मनमोहन सिंह जी का एक स्टेटमेंट जो दिया था कि मुसलमानों को उसने उकसाया एक तरीके से कि आपका पहला अधिकार है देश के संसाधनों में। अल्पसंख्यक मंत्रालय में जो हमारा रिकॉग्नाइज्ड 6 माइनॉरिटीज़ है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, जैन है, तो 6 समुदाय को संख्या के हिसाब से ठीक है, न्यूमेरिकली कोई बेनिफिशियरी में तो आगे पीछे होगा, मगर इम्पोर्टेंस देने के लिए तो सबको बराबर देना पड़ेगा। आपने कभी सुना है कांग्रेस के किसी मंत्री के मुंह से कि माइनॉरिटी में मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों के बगैर किसी और को भी क्या करना है, कभी आपने सुना है? नहीं सुना। देखिए, संख्या की दृष्टि से मुसलमान सबसे ज्यादा है, तो ठीक है, बेनिफिशियरी में तो वो नंबर 1 होगा। लेकिन हमने अभी क्या किया है, पारसी के लिए अलग से एक स्कीम चलाया है, जियो पारसी। लगभग 52,000 पारसी बच गए हैं, उसको बढ़ाने के लिए हमने जियो पारसी किया ताकि पारसी का जनसंख्या में वृद्धि हो सके। बौद्ध के लिए स्पेशल बुद्धिस्ट प्लान हम शुरू किए ताकि बौद्ध जो स्थल है देश में कई जगह में पुराने जो किसी ने ध्यान नहीं दिया उसको फिर से जीवित कराने के लिए जैसे अभी पाली स्क्रिप्ट को भी उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। जैन का कितना तीर्थ स्थल है, जैन लोगों के लिए अलग से प्रयास कर रहे हैं। सिखों के लिए प्रधानमंत्री ने स्पेशल बल दिया कि सिखों के लिए, सिखों का बहुत बड़ा योगदान है देश के आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं उसमें, और भी उनको आगे ले जाना है, इसलिए सिखों के लिए हम लोग प्रोजेक्ट चला रहे हैं। उसी प्रकार से जितने भी हमारे क्रिश्चियंस हमारा अलग अलग जगह में देश में अलग अलग कोने में, उनके लिए हम टारगेटेड स्कीम ला रहे हैं। एजुकेशन के दृष्टि से हम स्कॉलरशिप दे करके विदेश में पढ़ा रहे हैं। विदेशों में कई राष्ट्र में हमारा अभी मिलेगा, हमारा माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो हमारा मंत्रालय से स्कॉलरशिप लेकर के पढ़ के पढ़ाओ विदेश में, ऐसे करके हमारा एक स्कीम था, उसके माध्यम से मदद मिले। तो जो कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी मतलब सिर्फ मुस्लिम करके, उनके भाषाओं में सिर्फ मुसलमान करके पूरा जो बिगाड़ दिया है, उसको हम सब्सटेंटिव चेंज कर रहे हैं कि माइनॉरिटी अफेयर्स मतलब 6 समुदाय हैं, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, और सबका हम बराबर दर्जा देंगे, सबके लिए काम करेंगे। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, हमारे देश के लिए जरूरी है। दूसरी बात, जो माइनॉरिटी को अनसेफ बताते रहते हैं कांग्रेस पार्टी, विदेशों में जा करके घूम के बताते हैं कि हमारे देश में माइनॉरिटी अनसेफ है। आप किसी माइनॉरिटी को बोलिए कि भारत को छोड़ के कहीं और सेफ है? पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ होता है तो माइनॉरिटी कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो सारा माइनॉरिटी यहीं आते हैं। श्रीलंका में, चाहे या तिब्बत से भी, म्यांमार में कहीं भी घटना होते हैं तो सर को बचा कर रखने के लिए यहीं तो आते हैं ना। इतना सेफ होते हुए भी कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि यहाँ माइनॉरिटी सेफ नहीं है। इससे बड़ा अपमान देश का, हमारा जो वास्तविकता है उस पर कितना बड़ा प्रहार है, आप सोचिए। क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात का भी डर है कि मुस्लिम, जिनको उन्होंने अपना वोट बैंक माना हुआ है कि कुछ भी कर लो ये तो बीजेपी के पास नहीं जाएगा, उनको ये चिंता हो रही है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि मुसलमान भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने लगे, और इसलिए उनको डरा के रखो कि बीजेपी राज में तुम खतरे में हो? देखिए, अल्टीमेटली तो मुस्लिम हो या कोई भी समुदाय के जो लोग हैं वो बीजेपी को ही ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि उसका ज़िंदगी में जो उत्थान हो रहे हैं वो तो मोदी जी की वजह से बीजेपी का समय में ही हो रहे हैं। पर अभी तो मुसलमान नहीं कर रहा। अभी वोट इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उसको गुमराह करके रखा है ना, दिमाग घुमा के रखा है। मुसलमानों में भी कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो घुमाते रहते हैं, बार बार चाबी घुमाते रहते हैं कि बीजेपी जो है मुसलमानों के लिए ये दुश्मन है, खतरा है। ये जो घुमाने वाला लास्ट में जा करके यही लोग किनारे हो जाएंगे, कि आखिर तो इंसान को अच्छा जिंदगी चाहिए, राष्ट्र को महान ताकतवर राष्ट्र बनते हुए सबको देखना चाहते हैं, वो चीज़ तो मोदी जी कर रहे हैं ना। तो आखिर जाकर के मुसलमान भी पछताएगा। सब मुसलमानों को मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मेजॉरिटी मुसलमान
भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं वो पछताएगा, क्योंकि देश के लिए काम करने वाला तो बीजेपी ही है और मोदी जी ही कर रहे हैं। वो तो वास्तविकता है। कांग्रेस तो नहीं सुधरेंगे क्योंकि वो सुधरने वाला जात नहीं है। लेकिन नैरेटिव आपके समर्थकों में ये है सर कि बीजेपी कुछ भी कर ले, मोदी जी कलेजा काट के भी रख दे, लेकिन मुसलमान वोट नहीं करेगा। और उसका लेटेस्ट एग्जांपल जो है वो उनको लगता है कि कश्मीर है। कश्मीर में इतनी शांति आई, रिकॉर्ड टूरिज्म हुआ, उस रिकॉर्ड टूरिज्म में अगर टूरिस्ट आया तो पैसा वो कश्मीरियों ने ही कमाया, लेकिन फिर भी मोदी जी को वोट नहीं। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो जितने मुसलमान भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को वोट नहीं देते हैं वो पछताएगा, क्योंकि जो खुशहाली है वो तो मोदी जी ही लाए हैं। जो हमारा अर्थव्यवस्था में जो उछाल आए हैं, हर घर में पानी मिला, बिजली मिला, मोबाइल फ़ोन मिल रहा है, आपका खाता में पैसा मिल रहा है, फ्री में अनाज मिल रहा है, आपका खाता में पैसा जा रहा है, ये मोदी जी ही कर रहे हैं ना। तो फिर वोट क्यों नहीं देते हैं? मैं तो एज ए माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री सीधा सीधा मैं मुसलमानों को भी पूछता हूं, और जो भी हो जो बीजेपी को वोट नहीं देते मैं पूछता हूं क्यों नहीं देंगे बीजेपी को वोट? बताइए। जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको फायदा पहुंचा रहे हैं, आपका घर बना रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, देश को महान बना रहे हैं, तो बीजेपी को वोट क्यों नहीं देना चाहिए? बताइए, एक कारण मुझे बताओ क्यों नहीं देना चाहिए। ये नैरेटिव पे चल करके क्या आप अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारेंगे क्या? इसलिए आखिर जाकर के हर एक भारतीय को, हर एक हिंदुस्तानी को ये सोचने पर मजबूर होना ही पड़ेगा कि अगर देश को आगे चलना है तो मोदी जी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी जो हमारा सरकार में, यही आगे चलते रहना है। नैरेटिव तो ये है जिसको सुन के ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जी आपको फ़ोन करते होंगे एज अ अल्पसंख्यक मंत्री कि सुनो ये मुसलमान वोट नहीं देने वाले, इनको इनके लिए ज़्यादा काम मत करो। ये कांग्रेस का नैरेटिव है, माहौल ऐसा है आज के दिन में, लेकिन वो जरूर बदलेंगे। मुसलमान बदलेंगे या देश में उनकी सोच बदलेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जुडिशरी में बदलाव की ज़रूरत है? क्योंकि आपका कानून मंत्री के तौर पे कार्यकाल बड़ा धमाकेदार रहा सर। आपने बहुत सारी ऐसे बातें कही जिस पे बड़ा हंगामा भी हुआ, और आज भी जब आप थोड़ा उस मंत्रालय से हट गए और बाहर से भी देखते हैं और अंदर से आपने चीज़ें देखी, आपको लगता है वाकई जुडिशरी में बदलाव की बहुत सख्त ज़रूरत है? देखिए, रिफॉर्म्स तो हर जगह चाहिए। तो सरकार में तो कहते ही हैं कि रिफॉर्म तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो मोदी जी ने जो नारा लगाया ना, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म, फिर उसके बाद में जाकर के इन्फॉर्म कि बताना है कि कितना चेंजेस आया है। तो ये तो जुडिशरी भी तो अपना लोकतंत्र का हिस्सा ही है, तो उसमें भी बदलाव तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने जो उस समय बोला था, मुख्य बाकी मुद्दे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो मेन मुद्दा ये था कि कांग्रेस पार्टी के समय में जजेस भी अपॉइंटमेंट तो सरकारी करते थे उस समय, और 3 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज को ओवरटेक करके जूनियर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया, वो कांग्रेस ही था। पटना हाई कोर्ट से 17 जज को एक साथ में पूरा ट्रांसफर कर दिया, कांग्रेस नहीं किया। तो जुडिशरी के ऊपर प्रहार तो कांग्रेस करते थे ना। हम तो जुडिशरी को सम्मान करते हैं। एक विषय बताइए जहाँ मोदी जी के समय में जुडिशरी को अंडरमाइन किया हो। इसलिए मैं प्रखर रूप से मैं बात को रखता हूँ कि हम तो जुडिशरी का सम्मान करते हैं। जुडिशरी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो पार्लियामेंट का सुप्रीमेसी, एग्जीक्यूटिव का जो अथॉरिटी है उसी को सम्मान देते हैं, देना चाहिए। और हम लोग भी जुडिशरी का इंडिपेंडेंस उनको हम भी सम्मान देता है, देना ही चाहिए। तो ये जो व्यवस्था है उसको मैं कह रहा हूँ, लेकिन रिफॉर्म तो होते रहने का एक और प्रोसेस सर है। आपने अकेले नहीं कहा है, बहुत सारे मैंने बड़े वकीलों को सुना है, देश के नामी वकीलों को, जो ये कहते हैं कि भाई ये दुनिया में सिर्फ भारत में है कि जज को चुन रहे हैं। हाँ, ये तो है, ये कहीं नहीं है। क्या ये जुडिशरी में जो कोलिजियम सिस्टम है सर, वो थोड़ा ऐसा पकड़ के बैठ गए कि कोई घुसे नहीं वाला हिसाब? प्रॉब्लम क्या है सुशांत जी, कई रिटायर्ड जजेस या सिटिंग जजेस है, वो आके कहते रहते हैं कि ये कॉलेजियम सिस्टम अच्छा। बंद होना चाहिए। तो वो तो कहते रहते थे। मैं जब लॉ मिनिस्टर थे तब भी कहते हैं, आजकल भी कहीं मिलते हैं तो लोग बताते ही हैं। तो वो जुडिशरी को भी सोचना चाहिए अपने में, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है। आज मैं बहुत चीज़ मेरा मन में होता है, लेकिन क्या है कि मैं अभी लॉ मिनिस्टर नहीं हूँ, तो लॉ मिनिस्टर नहीं होने के नाते मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन रिफॉर्म्स तो सबको चाहिए, सबको आपकी समय के सरकार साथ। एक बड़ा बेहतर रिफॉर्म लाई भी थी, हम्म। नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल, लेकिन वो भी अटक गया आधे में। हाँ, वो तो
सर्वसम्मति से पास हुआ था, पूरा पार्लियामेंट एकजुट होकर के पास कराया था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच ने उसको खारिज किया। तो विषय है ये सब चर्चा में, तो आगे तो फिर कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म में लोग चर्चा तो करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में पर ये चर्चा एक डेडलॉक लग रहा है सर, सरकार चाहती है, जुडिशरी चाहती नहीं, और वो डेडलॉक खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक दिक्कत और है सर। जैसे ही आप इसकी बात करते हैं, ऑपोजिशन इसको ऐसा बना देता है कि आप जुडिशरी पे कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा तो जुडिशरी पे कब्जा तो कांग्रेस के समय में था, जब सारा जजेस का अपॉइंटमेंट तो सरकार ही करते थे ना। जब बाबा साहब अम्बेडकर का आप शुरू का जर्नी देखिए, और उसके बाद से कंटिन्यूस आगे तक, वो तो जजेस अपॉइंटमेंट तो एग्जीक्यूटिव भी करते हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही अपॉइंटमेंट होते हैं। वो तो बाद में जाके कॉलेजियम सिस्टम बने हैं। तो हम लोग जब सरकार में आए तो वही कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ था, जो संविधान में तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर से कॉलेजियम क्रिएट किया था। तो उसी को बदलने के लिए पार्लियामेंट में बिल पास हुए थे, तो एक्ट बना था, लेकिन खारिज किया है। ये आगे जा कर के ये सब तो विषय उत्पन्न होते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन न एक दिन सबको अच्छा विजडम, सबको सोच में आएंगे और अच्छा व्यवस्था। आपने एक बात और कही थी कि कई एक्स जज जो हैं वो एंटी इंडिया जो है सोच रखते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कई बार ये होता है कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है वाली बात कही जाती है। क्या ये दोनों लाइनें कनेक्ट होती हैं? नहीं, उसमें मैंने जो कहा था वो सारे रिटायर्ड जज नहीं कहा था, मैंने कहा कि 2-3 जज मैंने देखा है। क्योंकि जैसे जॉर्ज सोरोस का पैसा इनडायरेक्टली, जैसे राहुल गांधी का जो बाहर एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उसमें जॉर्ज सोरोस जैसे एंटी पार्टी लोगों का हाथ होते हैं। अच्छा। तो ये लोग उसमें पूरा ताकत देते हैं ताकि ज़बरदस्ती राहुल गांधी को खड़ा करेंगे। तो वेस्टर्न मीडिया में एक सिस्टम है कि एक आदमी को चेहरा बनाते हैं, फिर उसके माध्यम से अपना बात को रखवाते हैं। तो एजेंडा है उनका। तो आज का दिन में जो एंटी इंडिया का जितना भी ग्रुप है, उन्होंने मिल करके राहुल गांधी को चेहरा बनाया। वो अलग बात है कि वो चेहरा नहीं चल रहा है या वो खड़ा नहीं उतर पा रहा है, इंजन ही उसका ऑन होता नहीं है, तो वो अलग विषय। मगर हकीकत तो ये कि राहुल गांधी को चेहरा बनाया। तो वैसे ही मैं कह रहा था कि वो लोग का जो एक्टिविटीज़ जो करते हैं, उसका इनडायरेक्टली भारत में भी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ऐसा कार्यक्रम में 1-2 रिटायर्ड जजेस अटेंड किए हैं। तो मैंने रिटायर्ड जजों को एंटी इंडिया नहीं बोला, वो एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज़ में ये लोग ने हिस्सा लिया, यही कहा था। अब जो इकोसिस्टम उसको अपना हिसाब से चला देते हैं। ये इकोसिस्टम से कैसे लड़ेंगे सर आप? मुझे लगता है कि स्पेशली 2024 के चुनाव में लोगों ने ये महसूस किया कि ये इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि आप कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं तो सीधे इकोसिस्टम जो है वो इतना चिल्लाता है कि ये कई बार सरकार को भी दिक्कत आने लगती है। क्या ये इकोसिस्टम का ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ। इकोसिस्टम का अपना एक चरम होते हैं जहाँ वो पहुँचते हैं, जो अभी 2024 चुनाव के आसपास में उसका पहुँचा है। अब उसका डाउनफॉल शुरू हो गए। अब पश्चिमी देशों में ये इकोसिस्टम बड़ा एक्टिव रहता है। वो लोग जाके अफ्रीका में नैरेटिव बदलता है, वहाँ तो सरकारें बदल जाते हैं। इकोसिस्टम, भारत एक ऐसा देश है, इतना इकोसिस्टम का बावजूद भी मोदी जी तीसरे बार ऐतिहासिक जीत के वापस आए हैं। तो ये इकोसिस्टम जो है एक लेवल पहुंच गया तो एक्सपोज हो गया। अब सबको मालूम होने लगा कि ये इकोसिस्टम है, ये भारत को कमज़ोर करने के लिए ये काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी जैसे कुछ लोगों को वो इनडायरेक्टली हवा देते रहते हैं। तो ये एक्सपोज होने के बाद अब इसका इफेक्ट कम होते जाएंगे। अभी आपने देखा है हरियाणा में इकोसिस्टम का काम नहीं हुआ, हवा निकल गए। अब महाराष्ट्र चुनाव आगे जाते जाते अल्टीमेटली देखो, देश के मेजॉरिटी लोग अपना देश को तरक्की होना चाहेंगे ही चाहेंगे। अभी हरियाणा में तो आपने कमाल कर दिया। दूसरा जो एक राज्य है जिसको पहले ही लोगों ने लिख दिया है कि बीजेपी हारेगी, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप लोग कमबैक करने वाले हैं? बिल्कुल, मैं तो कई दिनों से महाराष्ट्र को देख रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ। वो जो फेक नैरेटिव का हवा तो निकल चुके हैं। खास करके हमारा ट्राइबल्स, आदिवासी जितने भी हैं वहाँ, शेड्यूल कास्ट, हमारे जितने भी जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, और बौद्ध समुदाय, खास करके जो बुद्धिस्ट ग्रुप है महाराष्ट्र में, उनको काफ़ी घुमाने का काम किया था
कि संविधान बदल जाएंगे अगर बीजेपी सत्ता में आए तो। अब उल्टा वो सवाल कर रहे हैं कि ये फेक नैरेटिव चला कि मिला क्या। अब तो लोगों को पता चल गया ना कि संविधान को प्रहार करने वाला तो कांग्रेस थे। वहाँ तो एक परिवार को ही मानते हैं। कांग्रेस पार्टी ना संविधान ना देश, उनके लिए तो वो एक परिवार ही सब कुछ है। हम लोग का तो मोदी जी के नेतृत्व में यही मानना है कि संविधान ही सब कुछ है। इसलिए तो संविधान दिवस को मोदी जी ने मनाना शुरू किया हमारे देश में। तो आप कह रहे हैं महाराष्ट्र भी आप जीतेंगे, दिल्ली जीतेंगे? केजरीवाल जी बड़ा जोर लगा सेम रहे ही है महाराष्ट्र में, जैसे केजरीवाल जी का भी यहाँ एक्सपोज हो चुके हैं। अब अन्ना हजारे जी ने खुद कह ही दिया कि उसको बेवकूफ़ बना करके केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनना था और अन्ना हजारे जी को यूज़ किया है। तो अब पता चल गया। अब अन्ना जी खुद ही कह रहे हैं कि भाई आपको कितना समझाया था केजरीवाल को कि राजनीति मत करो मत करो, लेकिन माना नहीं। और राजनीति में आते ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वही बन गया। तो अब सब अब किसी भी दिल्ली में जाइए, शराब का वो जो मुद्दा से लेकर किसी विषय में सबको मालूम है, इतना लूट मचा हुआ है दिल्ली में। और ये पंजाब पहुंच गए हैं। पंजाब में कल मेरे पास कुछ लोग आए, वो कह रहे कि लूट का बाजार ऐसा खुला हुआ है पंजाब में, तो फ्री फॉर ऑल है। वहाँ मतलब जो लूट मचा रखा है ना, दिल्ली से जा कर के जो उन्होंने गंद मचा रखा है पंजाब में, पंजाब को सत्यानाश कर दिया इतने कम समय में आम आदमी पार्टी ने। तो आप महाराष्ट्र भी जीतेंगे, दिल्ली भी जीतेंगे, उसके बाद राहुल गांधी क्या करेंगे फिर? नहीं, वो जो इकोसिस्टम का अंदर में वो तो रहेंगे। हम तो लोकतंत्र में चुनाव तो लड़ते रहेंगे। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि देश जब इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है तो इसमें बीच में रास्ता काटने का काम नहीं करना चाहिए। किरण जी, आखिर में एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करेंगे। आपने बहुत सारे सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए और वही आपकी पहचान भी है, भले उसमें कंट्रोवर्सी हो जाए लेकिन आप खुलकर बोलते हैं। एक तो ये बताइए, पार्लियामेंट के अंदर वो कौन सा नेता है जिसको आपकी सुनने की इच्छा होती है कि अरे ये बोल रहा है तो मैं सुनूं जरा, ये बड़ा बढ़िया बोलते हैं? विपक्ष या पक्ष के? दोनों बता दीजिए। नहीं, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का ही सुनना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब कुछ बोलते हैं तो वो देश का दिशा तय होते हैं। उसके अलावा जो अच्छे वक्ता है सब पार्टी में होता ही है, तो मैं अच्छा वक्ता जो भी हो सुनना चाहता हूँ। पीएम जब अपना भाषण देते हैं उसके पहले भी उतनी तैयारी करते हैं जैसे वो बाकी चीज़ों के लिए करते हैं? प्रधानमंत्री जी सबसे पहले तो हम एक चीज़ समझ में नहीं आया कि समय निकलता कहाँ से है। 24 घंटे वो बिजी है, इतना कम समय सोते हैं, लेकिन हर चीज़ का तैयारी इतना अच्छी तरीके से वो तैयारी करते हैं। समय उतना तो बराबर है सबका, लेकिन वो निकालते कहाँ से एक्स्ट्रा समय। तो प्रधानमंत्री जी का किसी भी चीज़ में तैयारी, किसी भी सब्जेक्ट का इतना डेप्थ में जाता है कि हम सब दंग रह जाते हैं कि वो कैसे मैनेज करते हैं। आपके फेवरेट सिंगर? मैं तो नया गाना तो सुनता नहीं हूँ। हम लोग जब स्कूल कॉलेज में थे तब सुनते थे, तो किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश जी और महेंद्र कपूर, उससे पहले हेमंत कुमार और लता मंगेशकर, आशा भोसले जी और कई और हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नामी तो नहीं है। जैसे गज़ल सिंगर हैं, जगजीत जी हैं और मेहंदी हसन है। कई ऐसे फनकार है जो बहुत प्रभावित किया है। मैं गाना सुनने का तो नया वाला बिल्कुल नहीं सुनते? आदत है। आदत है। नया क्या कि मैं अडॉप्ट नहीं कर पाया ना, टाइम नहीं है। आजकल इतना काम करना होता है, सिनेमा देखता नहीं हूँ आजकल। हम लोग थोड़ा कुछ समय मिलता तो बातचीत करने में और थोड़ा सा लोगों का साथ खेल धूल, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ मिलता हूँ, थोड़ा एक्टिविटीज़ में टाइम चले जाते हैं। मैंने देखा आप फिटनेस फ्रीक तो हैं। क्योंकि फिटनेस के बिना आप काम नहीं कर सकते। और मोदी जी ने खेलो इंडिया का साथ साथ फिट इंडिया मूवमेंट भी चलाया है, और फिट इंडिया मूवमेंट का लॉन्च मैंने खुद रूपरेखा तैयारी करके किया है। तो कहीं भी जाता हूँ तो फिटनेस को मुझे आगे बढ़ाने का भी मन होते रहता है। तो आप जिम जाते हैं रोज? जिम तो मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन कभी मौका मिलने पर, लेकिन सुबह वॉक करना और थोड़ा सा खेलना और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करना, वो तो नियमित करता हूँ। किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला और बहुत सारे विषयों पर टॉप एंगल से हमारे दर्शकों को चीज़ों को समझाने में हमारी मदद की। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें भी आप लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपको उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।